कहानी की शुरुआत में 2060 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर बहुत से क्राइसिस चल रही होते हैं। क्राइसिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। गवर्नमेंट एक ब्यूरो तैयार करती है जिसका नाम होता है ब्यूरो ऑफ पैरामाउंट डिफेंस। इस ब्यूरो को पूरी दुनिया से खास एजेंट सिलेक्ट करके उनका एक स्क्वाड बनाना है और स्क्वाड रेडी करते हैं जिसका नाम होता है फेनाइम। यही वो मेन टीम है जिसमें हमारे हीरोज मौजूद हैं और उसका लीडर है युआन। कहानी के शुरू में लोगों का फ्यूचर दिखाया जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हमला करता है और लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद स्क्वाड यहां आकर लोगों को बचाती है और मॉन्स्टर से लड़ती है और मॉन्स्टर को मार देती है। उसके बाद सबको पता चलता है कि मॉन्स्टर तो नकली था, उन लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी। ट्रेनिंग एंड होने के बाद उन लोगों को एक इमरजेंसी कॉल आती है जिसको में एक नया मिशन बताया जाता है जिसमें सिनोफिल्स को तलाश करना है। इस मिशन में उन लोगों की मदद के लिए मिस्टर डैन को भी साथ भेजा जाता है। अगले दिन जब वो सब रवाना हो जाते हैं तो उनका एक टीम मेंबर जैन पिंग नहीं आता क्योंकि वो ऑफिसर डैन से मिलना नहीं चाहता, उसकी उनसे कोई दुश्मनी होती है। उसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं और सेलिन विलेज तक पहुंच जाते हैं। ऑफिसर डैन को उनको वेलकम करता है और युआन से बातें करते हुए वो उनको बताता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। पहले भी यहाँ पर बहुत से लोग आए थे लेकिन वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकते। ये बातें सब युआन सुन रहा होता है और वो उनको बताता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं और मेरी टीम मिलकर उनको हम तलाश कर लेंगे। उसके बाद सेलिन विलेज में तलाश के लिए निकलते हैं तो उनको शाम हो जाती है और वो थक हार कर बैठ जाते हैं। युआन को एक बैटल नजर आता है। युआन कहते हैं कि हमें इस बैटल का पीछा करना चाहिए। पीछा करते करते वो एक होल तक पास पहुंच जाते हैं और भी बहुत से उसमें बैटल्स जा रहे होते हैं। युआन राव से कहता है कि सर्च करके बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। राव चेक करती है कि वो देखती है कि हॉल के नीचे एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है। राव कहती है कि आई थिंक सेलिन विलेज इस हॉल के नीचे है। उसी वक्त वहाँ पर मौजूद पत्थर हिलने लगते हैं, साथ में ही सब मोहतात हो जाते हैं। उन पत्थरों के पीछे से एक बॉल आता है जो युआन को स्कैन करता है और कहता है सेलिन विलेज में आपका वेलकम, आप सब मुझे फॉलो करें। बॉल को फॉलो करते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और बॉल कहती है कि आप यहाँ वेट करें, मैं अपने मास्टर को बुला कर आती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉल के मास्टर को दिखाया जाता है जो एक क्रिस्टल को एक बॉक्स में बहुत एहतियात से रखता है। उसके बाद मास्टर और युआन बातें करने लगते हैं। युआन अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसको बताता है कि हम स्क्वाड में हमें पैरामाउंट डिफेंस ने भेजा है एक ट्रेजर्स को कलेक्ट करने के लिए। मास्टर ट्रेजर युआन को देता है और कहता है कि इसको कभी भी किसी के गलत हाथ में ना जाने देना। इसमें एक खास चीज है जिससे सारी दुनिया तबाह हो सकती है और अगर तुमने इसको खो दिया तो युआन सब बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर से ट्रेजर को एक बॉक्स में रख देता है। मास्टर कहता है कि अब बॉल आपको एंटर गेट्स तक छोड़ आती है, मैं जाता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाते जाते राव युआन को कहती है कि मुझे उस आदमी का पीछा करना चाहिए। युआन कहते हैं कि जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। राव उस मास्टर का पीछा करती है लेकिन उसको पता चल जाता है कि कोई उसको ट्रेस कर रहा है। वो आदमी कहते हैं कि अब आ गई हो तो सीधा मेरे पीछे आती जाओ। वो कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस आपको देखने आई हूँ कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। वो आदमी कहते हैं ये सब मेरे गुनाहों की सजा है, जो गुनाह मैंने पहले किए थे उनकी सजा मिल रही है, मैं बहुत देर से यहाँ कैद हूँ। उसके बाद वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता धुंध में बदलना शुरू हो जाता है। बाहर के सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिसर डैन अपने आदमी को इशारा करता है और वो सेलिन विलेज की तरफ जाता है। उसके बाद युआन स्नैपर से बात करते हुए दिखाई देता है। स्नैपर कहते हैं कि इस मिशन के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। युआन कहते हैं कि तुम अपनी बहन को देखना चाहते हो। वो कहता है हाँ, उसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। अगले सीन में आदमी नजर आता है जिसको ऑफिसर डैन जो है सेलिन विलेज की तरफ भेजता है और वहां जाकर बम लगा आता है। जैसे वो बाहर निकलता है बम फट जाता है और हर तरफ आग ही आग लग जाती है और साथ ही ऑफिसर डैन एक मशीन को एक्टिवेट करते हैं जिसके चारों तरफ से सेल हो जाते हैं और उनके ड्रेस रेड हो जाते हैं। ऑफिसर डैन के आदमी उनको पकड़ लेते हैं और कुछ लोगों को मार भी देते हैं। साथ ही लड़ाई शुरू हो जाती है। युआन वहां मौका देकर उस मशीन में से बॉक्स निकाल लेता है क्योंकि इसमें क्रिस्टल होता है। फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत से लोग मर भी जाते हैं और बस युआन और स्नैपर बच जाते हैं। डैन स्नैपर को पकड़ लेता है और युआन को कहते हैं कि तुम मुझे वो बॉक्स दे दो, फिर मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। युआन बाहर से इनकार कर देता है और ऑफिसर को एक और मौका देता है और कहता है कि क्रिस्टल मुझे दे दो, मैं इसको सेल कर दूंगा और इसकी कीमत दोनों हम आधी आधी कर लेंगे। स्नैपर कहते हैं कि युआन ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं और इसको कामयाबी कभी ना होने देना। ये बात सुनकर ऑफिसर स्नैपर को बहुत मारता है और उसकी कनपट्टी पर गन रख लेता है। फिर युआन एक प्लान बनाता है। वो एक पत्थर के पीछे से निकलकर स्नैपर के दिल पर गोली मारता है और उसके बाद युआन डैन ऑफिसर और उसके सोल्जर्स को भी गोली मारते हैं। उसके बाद स्नैपर उठ जाता है, दोनों मिलकर ऑफिसर डैन और उसके सोल्जर्स को मार गिराते हैं। उसके बाद पता चलता है कि स्नैपर कैसे बच गया।
उसके सीने में एक लॉकेट था जिसमें उसकी और उसकी बहन की पिक थी। युआन उस लॉकेट पर ही गोली मारता है जिससे वो बच जाता है। उसके बाद ऑफिसर डैन उठ जाता है और गन के साथ युआन को निशाना बनाता है। स्नैपर देख लेता है और उसके आगे आ जाता है। गोली स्नैपर को लग जाती है जिससे वो मर जाता है। युआन बहुत परेशान होता है। अपने दोस्त की इस हालत को देखकर वो ऑफिसर डैन को बहुत मारता है। ऑफिसर डैन युआन पर हमला करता है और चाकू निकालकर उसको मारने लगता है। उसकी बेल्ट में एक बम निकाल लेता है और बम ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में वो क्रिस्टल बाहर आ जाता है। युआन पहाड़ से नीचे गिरता है और गिरते हुए क्रिस्टल के सारे रेडियंस युआन के अंदर जज्ब हो जाते हैं। उसकी बॉडी के चारों तरफ रेडियंस थी। उसकी बॉडी के अंदर दिखाया जाता है कि सेल्स में कुछ चेंजिंग हो रही है और उसका डीएनए भी दिखाया जाता है जिसमें चेंजिंग हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो हॉस्पिटलाइज है और इस जैन पेनी को स्क्वाड से निकाल देते हैं क्योंकि इसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद पैरामाइन कमेटी दिखाई जाती है जहां वो कहते हैं कि इसका युआन लीडर गायब है और उसकी बॉडी भी गायब है। वो युआन पर शक करने लगते हैं। उसकी तलाश के लिए हर तरफ ऐलान कर देते हैं। फिर 3 साल बाद वक्त दिखाया जाता है कि उन सब वाकयात को याद करते हुए युआन सोफे से नीचे गिर जाता है। उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। साथ ही वो अलार्म को ऑफ करता है। अपने हाथ को देखते हैं फौरन ही उसका जख्म ठीक हो जाता है। युआन सोचते हैं कि ये उस रेडियंस की वजह से हो रहा है कि मेरा जख्म जल्दी से ठीक हो जाता है। युआन एक मुकाम में छुपकर रहता है क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में है। पैरामाइन कमेटी उसके को ढूंढने का ऐलान खबरों में कर चुकी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की आती है जो कोई और नहीं स्नैपर की बहन है। उसकी बहन को देखकर युआन कहता है ये उसकी बहन की देखभाल युआन ही करता है। स्नैपर की बहन जिया जी है जो कहती है कि भाई मुझे जॉब की ऑफर मिली है, मैं जॉब कर लूं। युआन उसको कहते हैं कि आपको जॉब की जरूरत नहीं, मैं कमा रहा हूं, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर वो बातें करने लगते हैं। जिया जी कहती है कि भाई आप सब अपने स्क्वाड में क्यों नहीं चले जाते। युआन कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब कोई फायदा नहीं, अब मेरे दोस्त ही नहीं रहे, जाने का क्या फायदा। युआन जॉब के लिए निकल जाता है और जियो कहती है कि आप जल्दी आना, मैं खाना लगा के रखूंगी। युआन के बाहर जाते ही 2 पुलिस ऑफिसर्स उस पर शक करने लगते हैं। वो जल्दी से अपार्टमेंट में चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात अपार्टमेंट के ऑनर से होती है जो मोटा सा होता है। ऑनर कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुम इलीगल तरीके से रह रहे हो, तुम्हें भी खतरा है और मुझे भी। युआन उसकी बातों को नजरअंदाज करके फिर वहाँ से चला जाता है। फिर एक रिपोर्ट दिखाई देता है जो एक बिल्डिंग की छत पर बैठा होता है और एक लड़की को स्कैन करता है। उसके बाद जब वो कंफर्म हो जाता है तो वो इनविजिबल हो जाता है, उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। फिर एक बिल्डिंग में युआन नजर आते हैं और बहुत सी कार्स भी। उसके बाद वो लड़की जिस पर रोबोट की टारगेट किया था उसी बिल्डिंग में आती है। उसकी कार यही होती है। जब लड़की अपनी कार को खोलने लगती है वही रोबोट वहां आ जाता है और लड़की की तरफ बढ़ता है जिससे लड़की डर के पीछे गिर जाती है। ये सब देखकर युआन उसकी तरफ बढ़ता है और वहाँ वो रोबोट एक इंजेक्शन लगाकर उस लड़की को इंजेक्ट करने वाला होता है। लड़की डर के मारे पीछे होने लगती है। वो आदमी उस लड़की के पास रुकने लगता है। तभी युआन में उस आदमी के पास आ जाता है और गन के साथ स्टॉप करने को कहता है। वो आदमी सीरम उस लड़की को इंजेक्ट कर देता है। युआन उसको सिलेंडर होने के लिए कहता है, वो नहीं होता। रोबोट और युआन में लड़ाई हो गई। दोनों में लड़ाई शदीद होती गई और रोबोट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इसी दौरान 1-2 पंचेस युआन को लगते हैं। कई बार उसका हमला जाया भी हो जाता है। युआन उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है। रोबोट एक झटके में ही उसको ठीक कर लेता है क्योंकि वो एक रोबोट होता है। जब वो लोग लड़ते हैं तो रोबोट युआन की तरफ बिजली फेंकता है तो उसका सिस्टम हैंग होने लगता है। उसको पीछे से ऑर्डर हो जाता है कि तुम वापस आ जाओ। रोबोट वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि बहुत से पुलिस ऑफिसर उस बिल्डिंग में आ जाते हैं कि जब तक पुलिस ऑफिसर एंटर होते हैं रोबोट भाग चुका होता है। फिर पुलिस युआन को कहती है कि तुम सरेंडर करो। युआन कहते हैं कि तुम गलत बंदे को टारगेट बना रहे हो। पुलिस कहती है कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, लेकिन युआन तो कार्ड नहीं दिखा सकता क्योंकि दिखाने पर उनको पता चल जाएगा कि ये तो वही युआन है जो पैनामाइन स्क्वाड का लीडर था जिसको वो ढूंढते हैं। युआन उनको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद उस लड़की को देखा जाता है जिसको रोबोट ने सिर वाला इंजेक्ट लगाया था। वो उसी हालत में जम जाती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे ब्लू कलर में चेंज होने लगती है। युआन वहां से भाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उस पर नजर रखे हुए और उसके सामने बहुत से सीसीटीवी कैमरे हैं। वो बहुत सारी चीजों पर नजर रखे हुए, खासतौर पर युआन पर। फिर युआन जब वहां से चला जाता है तो हर तरफ देखते हैं कि उसकी तलाश की न्यूज चल रही है, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में निकल खड़ी होती है। युआन चुपके से अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। वहां भी पुलिस पहुंच जाती है। ऑफिसर टीम ए को युआन को पकड़ने के लिए भेजती है। युआन अपनी ट्रिक को इस्तेमाल करके उनको मार देता है। उनके नीचे उनके ऑफिसर को जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पता चलता है तो वो टीम बी को भेजता है। युआन फिर ट्रिक यूज करके उनको मार देता है। फिर पुलिस ऑफिसर खुद आता है और युआन पर अटैक करता है। उस वक्त हर चीज रुक जाती है, सब स्लो मोशन में चलता है। इसी दौरान युआन के अंदर उन्हीं रेडियंस की वजह से एक ताकत आ जाती है।
उसी ताकत के साथ वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है नीचे। अपार्टमेंट ऑनर जो उसी वक्त अपनी बेटी के साथ आउटिंग करके आता है, युआन उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। उसके बाद पुलिस उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल जाते हैं। इसी दौरान युआन की गाड़ी क्रैश हो जाती है और कलाबाजियां खाने लगती है। लास्ट में बिल्डिंग के कॉर्नर में पहुंच जाता है। यहाँ युआन बहुत धमाकेदार तरीके से बच जाता है। पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस उसको पकड़कर कहीं ले जा रही होती है। वहां एक स्क्वाड टीम की एक मेंबर राव वहां आ जाती है, अपना आईडी कार्ड दिखाती है, जिससे सब पुलिस ऑफिसर पीछे हट जाते हैं और युआन को राव के हवाले कर देते हैं। राव युआन को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करती है। ट्रीटमेंट में दिखाया जाता है कि ट्रीटमेंट के दौरान एक टून उस पर नजर रखे हुए है। वो उसकी सारी फुटेज उस आदमी को भेज रहा है जिसके सामने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं। ये आदमी और कोई नहीं, ऑफिसर डैन ही होता है। उसके फेस पर कुछ रिपोर्ट पार्ट्स दिखाए जाते हैं। एक्चुअली वो उस बम ब्लास्ट में बिल्कुल मरा नहीं था, अब वो जिंदा था। वो एक सोल्जर को ऑर्डर करता है कि सारे टोनीज को रियलाइज कर दो ताकि वो उसका पता लगा सके। उसके बाद रोबोट और सारे टोनीज वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि युआन का ट्रीटमेंट हो रहा होता है और राव ट्रीटमेंट रूम के बाहर उसका वेट करती है। ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने के बाद युआन बाहर निकलता है। राव उससे बात करते हुए कहती है कि तुम्हारे जख्म बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि किस तरह इतनी जल्दी रिकवर हो गए। युआन कहते हैं कि जब उस वक्त मैं पहाड़ से नीचे गिरा था तो क्रिस्टल के रेडियंस मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो गए थे, ये उसी वजह से है। राव कहती है कि क्या तुम स्क्वाड टीम में नहीं आओगे, तुम मेरे साथ चलो और बोर्ड को सब बता दो। लेकिन युआन कहता है कि मैं अब नहीं जाऊंगा। युआन कहता है कि अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम जिंदा हो और अब एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए वो दोबारा वापस नहीं जाएगा। राव कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि इस मिशन के पीछे सच्चाई क्या है। युआन कहता है कि ऑफिसर डैन मर चुका है और क्या सच्चाई है इस मिशन में। राव कहती है कि अभी तो ऑफिसर डैन की डेड बॉडी भी नहीं मिली। राव बताती है कि जब उस दिन बच गई थी तो मैंने वहाँ पे एक अनजान हेलीकॉप्टर देखा था जो हमारा नहीं था। मुझे लगता है कि ऑफिसर डैन मरा नहीं है, जिंदा है। युआन कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, अब नए से एक स्टोरी बना रही हो ताकि मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि इस इतने बड़े बम ब्लास्ट में तो उसके चीथड़े भी उड़ गए होंगे। उसके बाद युआन कहता है कि अपना ख्याल रखना। वो जाने लगता है। राव कहती है कि रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। युआन कहता है कि क्या मुझे अरेस्ट करोगी। राव कहती है अगर साथ नहीं चलते तो मेरा एक काम करो। युआन कहते हैं कि ठीक है। साथ ही एक लैब दिखाई जाती है। दोनों एक लैब में बैठे होते हैं। राव युआन से कहती है कि ब्लू वायरस, जिसका नाम है एचवी वायरस, पूरे शहर में फैल रहा है और उसके साथ ब्लू डेड इंसिडेंट्स हो रही हैं, जिससे इंसान मर रहे हैं और डेड बॉडी अंदर से ब्लू कलर में हो जाती है। और भी बहुत सी बातें करते हैं। हर इंसिडेंट्स में हमें ये सिरिंज मिली है, उसके एनालाइज करने के बाद पता चला है कि ये डीएनए एचवी वायरस से मैच करता है। राव कहती है कि जो भी कातिल है वो इतना कॉम्प्लेक्स वे से क्यों यूज कर रहा है, लोगों को मारकर उस वायरस को फैलाना क्यों चाहता है। युआन कहते हैं कि राव ये बताओ सब इंसिडेंट्स में क्या कॉमन बात थी या फिर कोई और सिमिलरिटीज। राव कहती है नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला। राव पूछती है कि तुमने कातिल का फेस देखा है। युआन बताता है सिर्फ फेस नहीं, मैंने उससे फाइट भी की है। वो बताता है कि वो इंसान नहीं है क्योंकि वो गायब हो जाता है। मेरे पंचेस भी उस पर कोई असर नहीं करते थे। लेकिन एक बात करूं कि वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और भी था क्योंकि उसको किसी ने ऑर्डर दिया था तो वो छोड़कर चला गया। इससे पता लगता है कि वो एक पपेट है, उसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। ये सब बातें बताने के बाद युआन कहते हैं कि मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम जानो और तुम्हारे पैरामाइंड डिफेंस जाने। मैं जा रहा हूँ। जाते हुए युआन को राव कहती है कि तुम ऐसे ही लोगों को मरते हुए देख सकते हो। साथ ही प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है और बहुत से विक्टिम्स दिखाए जाते हैं। राव कहती है इन विक्टिम्स को देखकर अगर हमने इस कातिल को ना पकड़ा तो बहुत सारे और लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और ये पूरी दुनिया में छा जाएगा। इसके बाद युआन की नजर एक बच्ची पर पड़ती है। राव बताती है कि ये बच्ची इंजेक्ट हुई थी, क्या आप भी हेल्प नहीं करोगे। राव कहती है कि अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो क्या वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि उनके आदमी को तुमने रोका था और उसे फाइट भी की थी, वो लोग तुमसे अब बदला जरूर लेंगे। हान ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और राव से उसकी कार की चाबी मांगता है। वो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन मैं पैरामाइंड डिफेंस में दाखिल होने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। जिसके बाद युआन अपनी सिस्टर को लेने अपार्टमेंट की तरफ जाता है। अगले सीन में जियो नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि राव की बहन होती है और ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट होती है, जो कि एचवी वायरस पर सर्च कर रही होती है और बनाने की कोशिश करती है, फिर नहीं बनाती क्योंकि उसको बोरिंग लग रहा होता है। इस काम पर उसकी दोस्त जिया जोई ने उसे बिठाया था और वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे।
जोई उसको एक डेजर्ट का एक पैक देती है जिससे ज्यू खुश हो जाती है। फिर वो एक आर्टिकल निकालती है जिसमें एचवी वायरस का जिक्र होता है। उसमें ऐसे वायरस का जिक्र होता है जिसका ब्लू होता है और वो लिटिल रिबोट यानी कि लिटिल ई को निकाल कर देती है तो दोनों का डीएनए मैच हो जाता है, जिससे वो लोग समझ आते हैं कि ये एचवी वायरस बहुत अरसा पहले भी फैला हुआ था। जियो इतनी ज़हीन होती है कि उसने 8 साल में एक रोबोट तैयार किया था जिसका नाम है लिटिल ई। 12 साल में वो स्कॉलरशिप जीता। आर्टिकल को पढ़ने के बाद उनको पता चला कि इसके बनाने का तरीका है जो कि एचवी वायरस का एंटीडोट है, जो अलग किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ था जिसको तो उसका रिबोट अच्छी तरह रीड नहीं कर सका। जूही उसको कहती है कि तुम इसका एंटीडोट अभी बना लो। जियो कहती है कि मैं थक गई हूँ। ये गुस्सा होने लगती है और जोई को कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ अपने भाई के पास। अगले सीन में रोबोट वहाँ आ जाता है। युआन भी तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि उसको पता था कि जोई की जान को खतरा है। जोई जब अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है कि रूम में हर तरफ हर चीज बिखरी पड़ी है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे एक रोबोट खड़ा हुआ होता है। वो रोबोट जियो को मारने वाला था, लेकिन वहाँ उसी वक्त युआन आ जाते हैं और उस रोबोट के हाथ में 2-3 गोलियां मारता है। उसे खूब मारता है। उसके बाद वो रोबोट बंद हो जाता है। युआन सोचता है कि शायद रोबोट मर गया और उसके बाद युआन जल्दी से अपनी बहन को गले लगाता है तो रोबोट फिर से उठ जाता है। वो युआन से लड़ने लगता है। वो रोबोट युआन से खूब लड़ता है। युआन इस रोबोट के सामने कमजोर पड़ जाता है और जब रोबोट युआन पर भारी पड़ रहा था तो जियो युआन की मदद के लिए आती है। रोबोट उसको धक्का देते हैं जिससे जियो गिर जाती है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। ये सब देखकर युआन गुस्सा में आ जाता है और रोबोट को खूब मारता है। वो रोबोट से नहीं लड़ पाता क्योंकि रोबोट बहुत ताकतवर था। वो रोबोट युआन को खूब मारता है, एक किक मारता है और दूसरे कमरे में पहुंचा देता है। तब युआन लौट कर आता है और एक पाइप फट जाता है जिससे गैस लीक हो जाती है। तभी युआन एक प्लान बनाता है कि एक बल्ब को फोड़ देता है जिससे इमारत में आग लग जाती है और वो जियो को उठाकर वहां से भाग जाता है। जूही तेज रफ्तार से प्रोफेसर के पास आती है और उसको आके सारी बात बताती है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ। प्रोफेसर अपने से पानी पीने के लिए कहते हैं पहले तुम आराम करो फिर बोलना। उसके बाद वो बताती है कि मैंने एक सीरम बना लिया है जो एंटीडोट है, लेकिन मुझे डर लगता है, अभी तक मैंने इसका टेस्ट नहीं किया। प्रोफेसर जियो को कहता है कि तुम मुझे इसका डेटा सेंड कर दो, मैं अपने दोस्त से ट्रांसप्लांट करवा के तुम्हें भेज दूंगा। ये बात सुनकर जियो बहुत खुश हो जाती है। कहती है कि प्रोफेसर आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसी लड़की मेरी स्टूडेंट है और ये भी कहते हैं कि तुमने अभी से 90% सीरम को बना लिया है, बाकी 10% अभी रह गया है, लेकिन तुम इसको अच्छी तरह समझ गई हो। अभी तक कोई टीम इसे नहीं बना पाई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब युआन अपनी बहन के साथ जा रहा था तो उन्हें एक जैम दिखाई देता है। जब वो गाड़ी रोकते हैं तो उनकी गाड़ी पर कुछ गिरता है। जब वो देखते हैं कि वो तो वही रोबोट है जो गाड़ी से निकल जाते हैं और उसके बाद वो रोबोट युआन से लड़ने लगता है। युआन उसको बहुत मारता है। रोबोट युआन को मार के गिरा देता है। रोबोट युआन को तलवार से मारता है। जब वो तलवार युआन को लगाने ही वाला था तभी वक्त वहीं रुक जाता है। सब चीजें अपनी जगह पे थम जाती है। रोबोट जियो को बहुत मारता है और रोबोट जियो से टकरा जाता है। जियो नीचे गिर जाती है, लेकिन युआन उसका हाथ पकड़ लेता है और जियो को बचा लेता है। पहले वाला रोबोट युआन को गोली मारता है तो वो तब ही वो रस्सी नहीं छोड़ता। रोबोट दूसरी गोली मारता है, वो फिर भी रस्सी को नहीं छोड़ता। तब जियो कहती है भाई रस्सी को छोड़ दे, नहीं तो हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। रोबोट तीसरी गोली मारता है जिससे रस्सी कमजोर होकर टूट जाती है और जियो नीचे गिर जाती है और युआन उसके पीछे छलांग लगा देता है और जियो को पकड़ लेता है। अगले सीन में हमें मिस्टर डैन दिखाई देते हैं जो सीसीटीवी कैमरे से सर्च कर रहा था। वो ब्लड सैंपल ले रहा था। तब उसे पता चलता है कि युआन बच गया है, मरा नहीं है। तभी हमें इधर दिखाई देता है कि युआन अपनी बहन को वहां से उठाकर रियो के पास ले आते हैं। तभी हमें देखते हैं कि युआन का जो ब्लड था, जोई देखकर हैरान रह जाती है कि उसका जख्म खुद से ही भर रहा है। ये सिर्फ उन रेडियंस की वजह से है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक इनविजिबल गर्ल अचानक से कंट्रोल रूम में एंटर होती है और फिर मशीन्स के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। फिर उसे अपनी वॉच पर एक रेड सिग्नल मिलता है जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। फिर उसे एक बात सुनाई देती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, सिर्फ 1 मिनट की एनर्जी रह गई है, फिर तुम इनविजिबल नहीं रहोगी। मगर वो कहती है कि लिटिल ई प्लीज इसे थोड़ा बढ़ाओ और फिर मशीन्स के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। अचानक से रूम में 2 लड़के एंटर होते हैं, हाथ में एक डेजर्ट ले जो दिखने में एक बॉक्स की तरह था। उनको आता देखकर वो लड़की चुप जाती है। फिर उनमें से एक दूसरे से कहते हैं यूजिंग जाओ कोई औजार ढूंढो, जरूर इस बॉक्स में कुछ वैल्यूएबल पुर्जे या चीजें हो सकती है। फिर एक कहता है कि ये कैसा क्रेपी बॉक्स है जिसको ओपनिंग भी नहीं है। फिर से यूजिंग कहता है ब्रदर हमें इसे पलटना चाहिए। फिर वो बॉक्स की साइड को चेंज करता है
और फ्यूनियो कहता है एज यूजिंग तुम बहुत होशियार हो। इतने में यूजिंग दूसरी साइड पर देखता है जहाँ उसे वही लड़की नजर आती है जो कि इनविजिबल थी। लड़की की झलक देखकर वो कहता है ब्रदर फ्यूनियो वहाँ पर कोई है। पर फ्यूनियो कहते हैं वहाँ कोई नहीं है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर एक्सयोंग कहता है कि मैंने सच में वहाँ किसी को देखा है, वो एक लड़की थी। फ्यूनी चौंक कर खड़ा होता है और कहता है कि प्रीटी गर्ल, मगर वो ना दिखने पर वो फिर बॉक्स के साथ चेकिंग करने लगता है। मगर योंगजिंग फिर से उसके पास जाकर कहता है वहाँ देखो। इतने में वो लड़की वहाँ से भागकर दूसरी जगह छुप जाती है। फ्यूनी फिर से कुछ नजर न आने पर एक्सयूंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि आप एक बार ये काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें घुमाने के लिए कहीं ले जाऊंगा। इतने में वो लड़की आधी अधूरी दिखती हुई उनके पास आती है, जिसे देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। इतने में वो लड़की वहाँ पास पड़े एक टूल से उनको करंट लगाकर उनको बेहोश कर देती है और खुद वहाँ से डाटा कॉपी करने लग जाती है। तो अचानक से एक आदमी से टकरा जाती है और एक लंबे चौड़े इंसान को सामने देखकर जिसके हाथ में गन है वो घबराकर पीछे हटती है और अपनी वॉच को दबाने लगती है, मगर वो नाकाम रहती है। फिर अचानक से उसको एक आइडिया आता है कि मुझे अपना मूव का इस्तेमाल करके उस आदमी को मार गिराती है और खुद वहाँ से निकल जाती है। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है कि जल्दी को यहाँ आओ, हमारा डाटा कोई कॉपी कर लिया गया है, और उठकर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उधर दूसरी तरफ वो लड़की भागी जा रही थी कि और कुछ सोल्जर्स उसके पीछे लगे हुए थे। इतने में अचानक वो एक सोल्जर से टकराती है जो उसको गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और उसका दम घुटने लगता है। जैसे ही वो समझती है कि अब कुछ नहीं कर सकती तो अपने एक गैजेट लिटिल ई को जोर से आवाज लगाती है और उसको एक्टिवेट करती है। ये गैजेट इस लड़की के बाजू से निकलकर सोल्जर का पूरा बाजू को यूजलेस कर देता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है और फिर लिटिल ई को कहती है कि गुड टाइमिंग, बहुत खूब। उधर वो सोल्जर अचानक लिटिल ई के इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से अपने आप को अटैक करने लगता है, कभी खुद को थप्पड़ मारता है और कभी अपने आप की तरफ गन कर लेता है। मगर सोल्जर दूसरे हाथ से अपने गन वाले हाथ को रोकता है तो सारे फायर्स ऊपर छत पर लगते हैं। जैसे ही लिटिल ई का इफेक्ट खत्म होता है तो वो लड़की से कहता है कि अगर अब तुम गई। इतने में छत का हिस्सा टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है और गर्ल उस गुड बॉय बोलकर भागते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो एक सोल्जर पीछे से उस पर फायर कर देता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की रेंगते हुए जमीन पर आगे बढ़ती है तो वही सोल्जर इस पर फिर से गन तान लेता है, मगर इससे पहले कि वो फायर करता पीछे से कोई और इस पर फायर करके इसे मार गिराता है। वो शायद इस लड़की का साथी है। इसके पास आकर उसे उठाता है और किसी गैजेट से उसका जख्म भर देता है और कहता है तुम्हारा जख्म अब हील्ड है, तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस पर लड़की हैरान होकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। फिर वो लड़का उस लड़की के कंधे पर हाथ लगाकर ट्रैकर उतारकर उसे दिखाता है और कहता है कि इसकी हेल्प से मैं तुम तक पहुंच पाया। लड़की गुस्से में कहती है कि तुम मुझे ट्रैक कर रहे थे, मगर तुम एक्सुई के साइड पर क्यों नहीं हो। फिर वो खड़े होते हुए कहता है कि डोंट वरी, वो मेरी छोटी बहन है, मुझे तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र है और एक्चुअली अब वो ठीक है तुम्हारे सीरम की वजह से। लड़की कहती है क्या मेरे सीरम से वो ठीक हुई। खुशी से उछलते हुए कहती है तो इसका मतलब मेरा सीरम आखिरकार सक्सेसफुल रहा, वाओ मैं कामयाब हो गई। फिर से एकदम से हैरान होते हुए पूछती है कि ज्यू मुझ पर ये बग क्यों लगाई, आखिर ये मेरे खिलाफ है क्या। लड़का खांसते हुए कहता है ऐसे मत सोचो, मेरी बहन जानती है कि तुम खुद को डेंजर में डालोगी, इसलिए उसने ऐसे किया है। इतने में उन्हें कुछ सोल्जर्स के कदमों की आवाज आती है तो लड़का कहते हैं कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, फॉलो मी। मगर लड़की उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और दूसरी तरफ चल देती है। तो लड़का उसे उठाकर कंधे पर रख लेता है और चलने लगता है। लड़की चिल्लाती है कि छोड़ दो मुझे, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो तो मुझे नीचे उतारो। मगर लड़का चलता रहता है। लड़का कहता है श्योर, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा, मगर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लड़की कहती है ऑलराइट, जो तुम कहोगे, मगर क्या तुम जियो को भी इसी तरह ही ट्रीट करते हो। वो इसे नीचे उतार देता है। फिर वो आगे जाती है उठकर और कहती है मैं नहीं सुनती तुम्हारी। इतने में इसे 2-3 सोल्जर्स दिखाई देते हैं और इस पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर वो लड़का जल्दी से इसे बचा लेता है और सोल्जर्स पर फायर करके उन्हें मार गिराता है। फिर लड़की से कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, मुझे फॉलो करो और अब कुछ भी उल्टा मत करना, समझी। फिर वो दोनों कंट्रोल रूम में छुप जाते हैं। वहाँ सब सोल्जर्स आ जाते हैं। वो लड़का एक को मारकर उसे साथ रखकर कवर में बाकी सब लोगों को मारने लगता है, यहाँ तक कि उसके सामने योंग आ जाता है। इतने में पीछे से एक आदमी लड़की को बंदी बनाकर कहता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, मगर अब ये लड़की मेरे कब्जे में है, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। और वो लड़की पर फायर कर देता है। मगर यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी स्पीड ऑफ लाइट की पावर को इस्तेमाल करके उस लड़की को बचा लेता है और फिर एक सांस भरता है। लड़की कहती है मैं तो वहाँ थी ना, यहाँ कैसे, और हैरानी से उसे तकने लगती है।
फिर वो जाने लगता है तो लड़की लड़खड़ाते हुए गिर जाती है और कहती है कि मैं और नहीं चल सकती। अब लड़का उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो कहती है ऐसे क्या खड़े हो, अब चलो मुझे उठाओ, क्या तुम मुझे बचाने नहीं आए थे। मगर लड़का कहता है खुद चलो और जाने लगता है। मगर फिर हम देखते हैं कि अब वो लड़की को गोद में उठाकर जा रहा होता है तो लड़की उसे कहती है कि इस एंगल से तो अब तुम एनोइंग नहीं लगते। अचानक से वो नीचे उतरती है और कहती है ओह नो, मेरा सीरम वहीं रह गया, मुझे जाकर इसे वापस लाना होगा। उधर वो लड़की आगे बढ़ती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है ब्लास्ट हो जाता है, मगर वो लड़का उसे सेव कर लेता है। फिर वो दोनों हैरानी से खड़े होकर सब कुछ जलता हुआ देख रहे थे। उधर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठे बैठे होते हैं और मिस राव से कुछ सवालात करते हैं और कहते हैं कि बेशक तुमने युआन की तरफ से सफाई पेश की है, मगर एक तरफ बात कुछ और भी है। तुम 3 साल पुराने सीक्रेट मिशन पर तहकीक कर रही हो, मगर इस टाइम तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ ब्लू वायरस इंसिडेंट होनी चाहिए। उन सवालों के जवाब में राव कहती है कि हमें पता चला है कि इस ब्लू डेथ के वाकये के पीछे स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल पावर्स हैं और मुझे डर है कि मैं अकेली अपनी पावर से इसे ट्रैकल नहीं कर सकती, इसलिए युआन के साथ इमरजेंसी स्क्वाड तैयार किया है। मगर एक आदमी कहता है आई ऑब्जेक्ट। इससे पहले कि हम इनकी बात मानकर नतीजे पर पहुंचे, हमें हर पहलू को देखना होगा। फिर डायरेक्टर कहते हैं अगर आपको और मदद और असिस्टेंस की जरूरत है तो आज से 5th डिफेंस की पूरी टीम आपके कमांड में है। आज की इस मीटिंग का रिजल्ट मेरे हाथ में है और नतीजा ये निकला है कि युआन स्टिल हमारी इस प्रो नॉर्मल डिफेंस ब्यूरो के साथ वफादार है और बेकसूर और नेक आदमी है। और अभी फिलहाल ब्लू वायरस पूरी सिटी में फैला हुआ है, हमें जल्द से जल्द इस पर काबू पाना होगा, लिहाजा सब इस पर ध्यान दें और युआन की मदद करें। फिर राव कहती है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और जल्द अज जल्द इससे निपट लेंगे और मैं खुद सब पनिशमेंट से गुजर चुकी हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मगर वो कहते हैं कि स्टॉप आर्गुमेंट्स, हमें बहुत जल्द ही सीरम को प्रोड्यूस करना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। और मिस्टर राव और मिस राव, मैं एग्री करता हूँ कि आपके सजेशन से, मगर आपको याद रखना होगा कि इमोशन तो आप कंट्रोल में रखकर काम करेंगी और फैंटम होने की ड्यूटी को याद रखेंगी। राव कहती है कि ट्रस्ट मी, मैं बेस्ट दूंगी। यहाँ मीटिंग खत्म होती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन उस लड़की के साथ होता है, रूम में हो। राव आती है, बताती है कि मीटिंग अच्छी रही। राव को देखकर वो लड़की जल्दी से उठकर उसके पास चली जाती है और पूछती है क्या प्रोफेसर डेन को प्रोटेक्शन मिला है, क्या वो ठीक है, डिफेंस पावर उनकी हेल्प करेगी। तो जू बताती है कि फिक्र न करो, मीटिंग में सब तय हो गया है और प्रोफेसर डेन अपने ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल डिफेंस से हेडक्वार्टर में है, अब सेफ है। युआन कहते हैं कि सिर्फ सीरम बनाने का डाटा ही डिस्ट्रॉय हुआ है, बाकी सब ठीक है। फिर जो कहती है कि लड़की से लगता है कि अब तुम्हें ही सब करना होगा। शुरुआत से वो लड़की शरारती अंदाज में कहती है कि डेटा रिकवरी के लिए एक केक स्लाइस लगेगा और हंसने लगती है। फिर कहती है आफ्टर ऑल मैं एक जीनियस हूँ। जियो कहती है रियली, तुम फिर से ब्लफिंग कर रही हो। वो लड़की कहती है कि डोंट वरी, मैं सीरम के डाटा को कॉपी कर लूंगी, बस मुझे कुछ दिमाग लड़ाना होगा। स्टूपिड से मास्क मैन ने सब खराब कर दिया। फिर अचानक से दर्द से कराहने लगती है। राव से संभालते हुए बिठाती है और युआन से पूछती है कि वो लड़की गुस्से से कहती है किसे मालूम ये क्या करता है, कह रहा था कि केस से रिलेटेड ये कुछ। फिर युआन उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम फैंटम बनना चाहती हो। Someone promise me कि मैं जो बोलूंगा वो ये करेगी। फिर वो लड़की नीचे बैठते हुए कहती है कि याद है कि जिन 2 मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक किया था उन्होंने ही यकीनन इस बार लैब को तबाह किया होगा। एक्सियो कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मगर ये स्ट्रेंज है कि अगर इनके पास इतने पावरफुल किस्म के मॉन्स्टर हैं तो उन्होंने ह्यूमन का इस्तेमाल क्यों किया, और अगर वो इंसान है तो वो ट्रेसेबल है और ये रिस्की है मगर नामुमकिन नहीं। युआन कहता है कि बिल्कुल ठीक कहा। फिर कहता है कि उन्होंने सीरम के डाटा को तबाह करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, मतलब उनके लिए इस वायरस को फैलाना ही सबसे अहम मकसद है और वो पैनिक को क्रिएट करना चाहते हैं। वो लड़की कहती है कि अगर वो पैनिक को क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको पैसा भी नहीं चाहिए, फिर आखिर उनको चाहिए क्या। फिर युआन कहता है कि वो कोई ऑर्डिनरी सी टेररिस्ट तंजीम नहीं है, यकीनन उनका कोई खास मकसद है। और फिर वो इस नीचे बैठी लड़की के हाथ को पनिशमेंट के जैसे फिर से ऊपर करवाकर सोचने लगता है और उसके इर्द गिर्द एक लेजर बीम बनाकर जायजा लगाता है और फिर अचानक से उसे समझ आता है कि पीछे के एंगल से उस लड़की की पोजीशन बिल्कुल उन मॉन्स्टर के मास्क जैसी है। फिर जियो कहती है कि युआन तुम ठीक कह रहे हो, कुछ ऐसा ही मटेरियल मुझे 5th डिवीजन से मिला है, मुझे विक्टिम से भी ऐसे ही सुराग मिले हैं जो कि बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के हैं। और फिर टैब पर युआन को कुछ जूम करके दिखाती है और फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां एक पुराना एरिया दिखाया जाता है और जियो सासा युआन को इसका मतलब बता रही होती है कि सालों पहले भी ऐसा हुआ था।
कि ऐसे ही वायरस से लोग इन्फेक्टेड थे और जिल्द उनकी ब्लू हो जाती थी। तब एक गॉडेस जमीन पर आई थी और सुपर पावर से इन लोगों को ठीक करती थी जो इन्फेक्टेड थे, और वह गॉडेस एक एग्जॉशन से मर चुकी थी। लोगों को ठीक करते करते तब से लोगों ने उसे पूजना शुरू कर दिया था और वो ऐसा रोज करने लगे थे। फिर हम अभी के वक्त में वापस आते हैं जहां युआन कहते हैं कि तब की बीमारी के सिम्टम्स को बिल्कुल आज के ब्लू वायरस से सिमिलर है। हो सकता है इनके दरमियान कुछ मेजर कनेक्शन हो। वो लड़की जमीन पर बैठे बैठे कहती है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब मैं सिर्फ एक हूँ जो कि सीरम बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी एसेंस और मेडिकल किताबें पढ़ी हैं। फिर जियो कहती है कि स्पिरिचुअल पावर से ठीक हुआ था, क्या वो पैरानॉर्मल पावर थी? वो लड़की उठकर युआन के पास जाती है और कहती है कि क्या इस दुनिया में स्पिरिचुअल पावर हो सकती है? हो सकते है कि एसेंस कहानी सिर्फ फन के लिए बनी हो, मगर युआन कहता है कि इनका कुछ तो मकसद होगा। जरूरी तो नहीं कि ये बेकार हो, इसलिए हम कोई भी पहलू अनदेखा नहीं कर सकते। फिर जियो कहती है कि अगर ये सब कुछ समझ ले तो हो सकता है कि हम ब्लू वायरस का सीक्रेट भी जान सके। युआन कहता है कि हमें आज लीड मिली है, क्यों ना हम मास्कमैन से शुरुआत करें। वो लड़की कहती है कि वो सब मास्क पहनते हैं, तुम इनको कैसे असल पहचान में लाएंगे? ये सब समझ से बाहर है। इतने में जियो को फोन बजने लगता है। वहाँ जिंग जिंग की कॉल आती है, जिसे देखकर युआन से कहती है कि मुझे कुछ डील करना है, मुझे जाना होगा। युआन परेशान होकर पूछता है कि क्या है। जियो रुककर कहती है कि डोंट वरी, बस एक इन्फॉर्मेटर के साथ मीटिंग है, इसलिए मैं जा रही हूँ। इसके जाते ही जूई कहती है कि ब्रदर युआन, आप क्या देख रहे हैं? वो ऑलरेडी जा चुकी है। ऐसे लगता है कि आप जियो को पसंद करते हैं। बी ब्रेव, अगर इसको पसंद करते हैं तो जाओ इसके पीछे। मगर युआन भड़ककर कहता है कि अपनी गॉसिप को बंद करो, लगता है तुम्हारे वांट्स ठीक हो गई है, इसलिए उछल रही हो तुम इतना। चलो अब जल्दी करो और डाटा को रिस्टोर करो। वो जल्दी से एक्टिंग करती है कि जैसे दर्द में हो और युआन को जाता देखकर कहती है, मुझे सहारा दो, मेरी मदद करो। मगर युआन उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर वो गुस्से से कहती है कि तुम इतने बेरहम क्यों हो। इधर दूसरी तरफ जियो गाड़ी में कहीं जा रही होती है और फिर ख्यालों में खोई हुई खुद से सोच रही होती है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है तो आज मैं तुम्हारा रियल नेम मालूम कर लूंगी। आगे हम देखते हैं कि जियो किसी प्राइवेट क्लब में किसी लड़की से मिलने आती है। वहाँ के गार्ड उसकी चेकिंग करते हैं और वो चेकिंग करके उसके साथ मिसबिहेव करता है। जियो गुस्सा होकर उसे मार गिराती है और वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखते हुए वहाँ बैठी वो लड़की जियो को दाद देती है और कहती है, बहुत खूब, तुम तो मार्शल आर्ट्स भी हो। जियो आगे बढ़ते हुए उस वाइन पीती हुई लड़की को कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और तुम कौन हो? इतने में वो लड़की अपने मोबाइल से कुछ करती है और फिर उसे टेबल पर रख देती है। फिर जियो के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है कि इसे लाखों रुपए मौसूल हुए हैं एक अनजान अकाउंट से। दरअसल वो लड़की जो सामने बैठी थी उसी ने उसको भेजे थे। जियो इतने अमाउंट को देखकर पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो और ये पैसे मुझे क्यों दिए हैं? तुम हो कौन? ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुमने ये पैसे मुझे रिश्वत दिए हैं? तो वो लड़की इसे टेबल पर पड़े फोन से कुछ कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है, मेरी हर कदम पर नजर है, मैं पल पल से बाखबर हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम 5th डिवीजन केस को छोड़ दो और चुपचाप इन पैसों से अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और अगर और भी पैसे चाहिए तो बताना मुझे। जियो इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हुए कहती है कि तुम तो मुझे खरीदना चाहती हो, मगर अफसोस तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी और इस ब्लू वायरस को भी जल्द ही खत्म कर दूंगी। तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये कहकर जियो वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी वहाँ रूम में अकेली बैठी मायूसी से खुद को कोस रही होती है कि मुझसे डाटा भूल चुका है, लगता है अब मैं सीरम नहीं बना सकती, इतने घंटों से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अब मैं कैसे अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखूंगी, लगता है अब मैं प्लेंटम एजेंट कभी नहीं बन सकती। अफसोस। और अचानक फिर उसे ख्याल आता है कि वो फ्रिज की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ, अब यही एक तरीका है कि मेरा ब्रेन कुछ काम कर सके। फिर वो उठकर फ्रिज खोलती है खाने के लिए, मगर फिर सोचने लगती है कि क्या मैं इसे लूं या नहीं, मगर फिर कहती है कि यही तरीका है जिंदगियों को बचाने का, और ड्रिंक की बोतल निकालती है। और युआन एक टैब में कुछ देखकर सोच में गुम होता है कि क्या वाकई ही कुछ सुपर पावर्स हैं जिनकी मदद से पहले सब ठीक हुआ था, या सिर्फ ये एक कहानी है। अगर सच है तो ये पावर्स कैसे एक्टिवेट होती हैं? ऐसे लगता है कि अपने विल से अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, तो फिर वो स्पीड ऑफ लाइट की पावर मैंने
कैसे यूज की थी। वो ख्यालों में गुम हो जाता है। जब उससे पहले एक मास्क मैन से जी को बचाया था तो तब कैसे मेरी पावर कैसे एक्टिवेट होती थी। बहुत सोचने के बाद भी कुछ नहीं होता। फिर वो खुद से कहता है शायद ये हाई टेंशन में एक्टिवेट होगी। फिर वो एक वाल क्लॉक पर एक्सपेरिमेंट करता है मगर नाकाम रहता है। इतने में जी हाथ में ड्रिंक बोतल ले पकड़े युआन के रूम में आती है और सॉन्ग गाते हुए नाच रही होती है। इसे ऐसे नाचता देखकर युआन चिढ़ जाता है और उसके पास जाकर पूछता है कि तुम ये क्या हरकतें कर रही हो, और वो भी बिग सेफ हाउस में, क्या तुम पागल हो गई हो। जोई कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर डाटा को रिकवर करने हैं तो यही एक तरीका है मेरे माइंड को फ्रेश करने का, इसलिए मैं ड्रिंक कर रही हूँ। युआन हैरानी से कहते हैं कि तुमने कितनी बोतल्स पी हैं। वो कहती है कि गिनती सुनकर तुम हैरान रह जाओगे, 1 2। वो कहते हैं कि तुम ये क्या बचगाना हरकतें कर रही हो, चलो मुझे बोतल दो, तुम अपने जख्मों के साथ ये सब नहीं पी सकती, अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं। मगर जुई नशे में कहती है कि तुम अपनी आवाज मुझ पर ऊंची मत करो, मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना। युआन उसे कहता है कि वहां देखो। दूसरी तरफ देखते ही वो जुई को पकड़ने लगता है, मगर जुई बचकर बोलती है कि तुम मुझे ग्रैब करना चाहते हो, क्या तुम्हें अल्कोहल चाहिए? अगर चाहिए तो आओ और ले चलो, पकड़ो मुझे अगर तुम पकड़ सकते हो तो। और युआन का हाथ पकड़कर नाचने लगती है और फिर अचानक से उसे लूजर कहती है। युआन उसका फोन टेबल से उठाकर कहता है कि फूल बनाना बंद करो। जैसे ही चलता है तो जुई पीछे से उस पर झिपट पड़ती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। बाहर जाओ गुजरते हुए चिल्लाने की आवाज सुनती है और दरवाजा खोलकर देखती है तो एक्जी युआन के ऊपर बैठकर उसे मार रही होती है। युआन जियो को देखकर हेल्प मी कहता है, मगर जियो वहां चली जाती है और उधर एक्जी नशे की हालत में अब बेहोश होकर युआन के ऊपर ही गिर जाती है। युआन एक सांस भरता है और कहता है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया, क्या ये लड़की नशे में पागल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी नींद में ही चलने लगती है और उठकर अपने कंप्यूटर के पास जाकर चेयर पे बैठ जाती है। देन उसे कुछ याद आने लगता है। आंखें खोलकर वो जल्दी से यूएसबी लगाकर डाटा को लिखने लगती है। चंद सेकंड में वो डाटा को मुकम्मल कर लेती है और फिर उठकर ये कहते हुए नाचने लगती है, आखिर मैंने कर दिखाया, मैं तो ग्रेट हूँ, मैं अमेजिंग हूँ। उसे यूँ नाचता देखकर युआन हैरान होता है और फिर जी नाचते हुए गिर जाती है। इतने में वहाँ जुई आ जाती है और कहती है, आखिर ये हंगामा कैसा है, और जी तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो बताती है कि फाइनली मैंने तमाम डाटा को सॉर्ट आउट कर लिया है। जुई उसे उठाकर बेड पर बिठाने लगती है। युआन कहता है कि कल इतना ड्रिंक करने के बाद तुम्हें लगता है कि ये डाटा करेक्ट होगा? तो जी बताती है कि ये मेरी खासियत है कि कम ड्रिंक करके मेरा दिमाग तेज चलता है, मगर इस बार बहुत टाइम के बाद ड्रिंक किया है इसलिए सर दर्द कर रहा है। बेड पर बैठते हुए जुई से कहती है कि तुम पहले इंजर्ड हो, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अगली बार ख्याल रखना, तुम अपनी ड्रिंक तुम्हारे जख्मों के लिए अच्छी नहीं है। जी कहती है कि मेरी फिक्र करने का शुक्रिया, मगर मुझे इसे अभी ही प्रोफेसर को डिलीवर करना होगा। युआन कहता है कि तुम यहीं रहो, तुम इंजर्ड हो, और जियो से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं जाकर ये डाटा को डिलीवर करके आता हूँ। जी कहती है कि मुझे प्रोफेसर को देखना है, मगर युआन कहते हैं तुम्हें और बहुत मौके मिलेंगे, प्रोफेसर वेन को देखने के भी आराम करो, हो सकता है मैं वापस आऊँ यमी फूड के साथ। जिसे सुनकर जी खुशी से उछल खड़ी होती है और कहती है कि मैं तो तरस गई हूँ फूड के लिए, और कहती है कि रुको मैं तुम्हें स्नैक्स लिस्ट बनाकर देती हूँ। उसके जाते ही युआन वहाँ जियो के पास बेड पर बैठकर उसे पूछता है कि तुम मुझे आज इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या तुम अब भी कल की वजह से गुस्से में हो? जियो खड़ी होकर कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये मिशन इम्पोर्टेंट है, जल्दी जाओ और वापस आओ काम खत्म करके, और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि यान गाड़ी से उतरकर एक बिल्डिंग में एंटर होता है और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेसर के करीब जाकर उसे कहता है कि कैप्टन मैं यहाँ आपको देखने आया हूँ, क्या मैं आपको याद हूँ? तो कैप्टन गुस्सा में कहता है कि मेरी आधे से ज्यादा टीम तुम्हें पकड़ते हुए जख्मी हुई थी, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं आखिर, और तुम यहाँ हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम? युआन सफाई देते हुए कहता है कि मैं पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ और मैं यहाँ आपको कुछ डिलीवर करने आया हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या रिश्वत लेकर आए हो? शायद तो सुन ले, ये तो बेकार है, तुम टाइम जाया कर रहे हो। फिर युआन कहता है कि मैं यहाँ ये सिनेमा बनाने का डाटा लेकर आया हूँ और शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, बस एक फेवर कर दे। ये कहकर वो यूएसबी को प्रोफेसर को देता है, जिस पर कैप्टन हैरान होकर कहता है कि कैसा फेवर? फिर युआन कहता है कि हम एक ही कश्ती पर सवार हैं और अब आपको ब्लू वायरस को ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ मैं। फिर युआन उसे मास्क मैन का बताता है
और एक स्केच भी बनाकर देता है। फिर कैप्टन उस स्केच को अपने डेटाबेस से मिलाता है तो ये मैच हो जाता है। उस आदमी का नाम होता है फ्यूनुई, जिसे हम पीछे देखा थे। स्टोरी के एक हिस्से में कैप्टन कहता है कि ये आदमी मुजरिम है, कई बार पकड़ा गया है मगर फिर से बुरे काम करता है। और फिर युआन के एड्रेस पूछने पर कैप्टन उसे बताता है ऐसे लोगों का कोई एक ठिकाना नहीं होता, मगर ये स्क्रीन पर कुछ जगह है जहां उसे अक्सर औकात देखा गया है। तुम इन तमाम जगहों का जायजा लो और नजर रखो, शायद हमें ये मिल जाए। यान प्रोफेसर को थैंक्स कहकर जाने लगता है। इतने में कैप्टन उसे रोक लेता है कि क्या तुम इस मास्कमैन के पीछे जा रही हो? वहाँ मेरा एक अंडरकवर बंदा है, तुम एक खतरनाक काम के लिए जा रहे हो, केयरफुल रहना और तब तक किसी से मत उलझना जब तक तुम्हें कुछ मालूमात हासिल ना हो। और अगर मेरा ये आदमी तुम्हें वहीं मिल जाए तो उसे भी साथ शामिल कर लेना। तुम फिर फोटो उठाकर युआन वहाँ से जाने लगता है और बाय करता है। कैप्टन तो बाहर जाकर उसे पैनिक अटैक आता है मगर वो संभल कर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल फ्यूनुई रास्ते में लड़की से टकराकर उसका पैसा चोरी कर लेता है, जिसे युआन गाड़ी में बैठा देख रहा था और कहता है कि तुम इतनी आसानी से मिल जाओगे, सोचा नहीं था मैंने। फिर हम बहुत सारे बदमाशों को देखते हैं जो कि ट्रक में कुछ सामान लोड कर रहे थे। एक के पास आकर फ्यूनुई कहता है कि बॉस मेरे हाथ पॉकेट में नहीं रहते, कुछ ना कुछ साइड इनकम इकट्ठा करता रहता हूँ। इतने में हम देखते हैं कि युआन वहाँ आ जाता है। उन लोगों के दरमियान छुपते हुए वो उस दूसरे आदमी को देख लेता है जो कि वहाँ कंट्रोल रूम में पहले फ्यूनुई के साथ था। इसे पकड़कर युआन उसे कहता है कि हम एक साथ हैं, शोर मत करना। वो उसको छोड़कर कहता है सॉरी ब्रो, ये करना जरूरी था, इमरजेंसी थी। फिर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला? तो वो लड़का बताते हैं कि यहाँ से आगे एक सीक्रेट चैम्बर शुरू होता है। इतने में कॉल आती है कि फारिग हो गए हो या कहीं और बिजी हो, आओ जल्दी से आओ, बॉस के पास हमारे लिए काम है। फिर युआन उसे कहता है कि तुम अपने आइडेंटिटी छुपाए रखना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। फिर वो कार्ड लेकर छुपता हुआ उस चैम्बर में दाखिल हो जाता है और जाकर कंप्यूटर पर कुछ चेक करने लगता है। यहाँ कैमरा में वो देखता है कि लोग वायरस पर काम कर रहे होते हैं, मगर वो कंप्यूटर एक पासवर्ड से लॉक होता है। और फिर वो फोन निकालकर सोचता है कि मुझे हेल्प लेनी होगी। आगे हम देखते हैं कि बेस में ज्यू मरीज के पास खड़ी जी को बताती है कि नए सीरम के डाटा में एरर है, ये इन्फेक्टेड तो ऑलमोस्ट मर गई थी, इसलिए नए सीरम को इस्तेमाल करने के बाद। और जी सोचो कि क्या तुमने मिस किया है? तो जी कहती है नहीं, दोनों के दोनों सेम है, मगर पता नहीं क्या हो गया है। इतने में जी को युआन का मैसेज आता है जिससे वो बताता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट लीड मिली है और जल्दी करो, मुझे एक फाइल का कोड को ट्रैक करने में हेल्प करो। जी इतरा कर कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक आदमी के पास आए हो। फिर वो वीडियो कॉल पर उसकी मदद करने लगती है कोड को ट्रैक करने में। इधर दूसरी तरफ मॉन्स्टर हाथ में गन्स लेकर घूम रहे होते हैं। फिर जी सक्सेसफुली उस कोड को ट्रैक कर लेती है और युआन से कहती है कि क्या ये HPS वायरस जेनेटिक कोड नहीं है? युआन सोचने लगता है कि क्या जेनेटिक कोड, इसका क्या मतलब? फिर जी कहती है कि छोड़ो, जल्दी से मुझे वो जेनेटिक कोड सेंड करो। फिर वो कहती है कि ज्यू ये कोड मैंने पहले तो नहीं देखा, क्या ये युआन का जेनेटिक कोड है? फिर ज्यू कहती है कि 3 साल पहले हम एक सीक्रेट मिशन पर गए थे, तब सिर्फ युआन का जेने ही ऐसा था जो कि HP वायरस को ठीक कर सकता था। फिर अचानक से वो कहती है कि जी तुम्हारा डाटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम ये कोड इसमें शामिल कर दें तो HP वायरस बिल्कुल सुप्रेस्ड हो जाएगा और अब तुम पर है कि तुम सिटी के लोगों को सेव कर लो। और फिर युआन को एक ट्यूब दिखाकर कहती है कि तुम्हारा ब्लड लोगों को जान बचा लेगा, तुम जल्दी से वापस आ जाओ, हमारा सीरम अब आखिरी स्टेप पर है। इतने में युआन के पास से एक सोया हुआ जेट मॉन्स्टर उठ खड़ा होता है और युआन उस पर फायर करता है, मगर उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो युआन पर अटैक करता है। मगर युआन कहता है कि आखिर ये आदमी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, अचानक क्या हुआ, अपग्रेड हो गया था। युआन अपनी पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम रहता है और वो मॉन्स्टर उस पर हैवी होने लगता है। ज्यू कहती है कि जी मुझे युआन के अभी की लोकेशन भेजो, मैं उसे वापस लेकर आती हूँ, मगर वो जाते जाते गिर जाती है। ज्यू से देखकर कहती है कि सिस्टर आपका फेस पे ब्लू हो रहा है। ज्यू कहती है कि जी तुम भी ब्लू हो रही हो, मतलब हम दोनों भी इस ब्लू वायरस का शिकार हो गए हैं। फिर वो मॉन्स्टर उठाकर युआन को दूर फेंकता है। उधर दूसरी तरफ कुछ मॉन्स्टर्स पूरी सिटी में वायरस की न्यू डोज छोड़ देते हैं
जो कि हवा में फैल जाता है और कहते हैं 3 घंटों में पूरी सिटी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगी। बस वो बचेंगे जो मुझे सरेंडर करेंगे। को सीरम मिलेगा जिंदा रहने के लिए। और हम देखते हैं कि शहर में वायरस तेजी से फैलता है और लोगों की गाड़ियां एक्सीडेंट का शिकार होने लगती हैं। वो जेड मॉन्स्टर ये सब युआन से कह रहा था कि अब मैं पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। जल्द ही लोग मेरे गुलाम होंगे और मेरा ग्रेट ख्वाब पूरा हो जाएगा और कोई नहीं होगा जो मेरा मुकाबला कर सकेगा या मुझे रोक सके। उधर हम देखते हैं कि जी और जुई भी वहीं बेहोश पड़ी होती है। इतने में इस इन्फेक्टेड लड़की को होश आने लगता है जो कि वही जुई के पास लैब में थी। वो लड़खड़ाती हुई उठकर आती है और कहती है, ब्रदर युआन आप फिक्र ना करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। युआन उसे अपने अंदर कुछ इंजेक्ट करता देखकर हैरानी से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो? मगर वो अपना खून निकालकर कहती है, ब्रदर आपके जितने म्यूटेटेड तो नहीं है मेरे ब्लड सेल, मगर आपका और मेरा ब्लड एक है। मैं अभी भी कुछ ब्लड दे सकती हूँ और इनको बचा सकती हूँ। मैं प्लेंटम तो नहीं हूँ, मगर मैंने आपको हमेशा एक फाइटर के जैसे लोगों की भलाई का काम करते देखा है। ये कहकर वो अपना ब्लड और सीरम को मिक्स करती है, जी के ब्लड बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और कहती है, ब्रदर इस बार मैं भी आपके साथ हूँ, हम श्योरली जीतेंगे। और बेहोश हो जाती है। इसे ऐसी हालत में देखकर युआन की पावर अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। उधर दूसरी तरफ जी इस इंजेक्टर से जियो को भी बचाती है और कहती है, जियो सिस्टर हमें इस ब्लड से काफी म्यूटेटेड सेल्स मिल गए हैं, हम सीरम को अब कंप्लीट कर सकते हैं, हमें जल्द अज जल्द ये मुकम्मल करना होगा। उधर मॉन्स्टर गुस्से में कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी लड़की इतना सब कर लेगी और मेरा प्लान खराब हो जाएगा। फिर वो कहता है कि युआन मैं तुम्हें मार दूंगा और अटैक करता है, मगर युआन तो बहुत ज्यादा पावरफुल था और हाथ में तलवार लिए हुए कहता है, तुमने सुना नहीं कि मेरी सिस्टर ने क्या कहा है कि हम जरूर विन करेंगे और वो मेरा साथ सिटी को बचाना चाहती है। वो फुल पावर में बहुत से पोर्टल्स बनाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे एक क्रशिंग मशीन में डालकर खत्म कर देता है और फिर पुलिस वहां आकर उसको अरेस्ट कर लेती है और युआन वहां बेहोश होता है। जियो उसके पास आती है और एक चिप को उठाकर कहती है फैंटम और फिर सोचों में गुम हो जाती है। वहीं खड़ी खड़ी उस चिप को देखते देखते फिर हम पूरे सिटी को देखते हैं जो कि अब खुशहाल और सेफ नजर आता है। अभ्यास का खतरा फिलहाल के लिए टल चुका है और इस वायरस से भी सब रिकवर हो चुके हैं। फिर हम जियो को देखते हैं जो कुछ कह रही थी और जीत और तमाम लोग युआन को होश में लाने के गामजन थे। उधर तमाम मेंबर्स को फिर से मीटिंग में देखते हैं और कहते हैं कि युआन ने खुद को प्रूफ कर दिया, वो एक लीडर है और फैंटम बन सकता है। उम्मीद है वो जल्द होश में आकर अपनी ड्यूटीज को फिर से कंटिन्यू करेगा। टू प्रोटेक्ट, टू फाइट अंटिल फॉरएवर। और यही ये सेशन खत्म होता है दोस्तों। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।